हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम लोग भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है उसके बारे में पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने जो हमारा समता का अधिकार या समानता का अधिकार है उसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, और आज के वीडियो में हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारे लोकतंत्र की एक बुनियादी विशेषता है। ठीक है, अभिव्यक्ति की आज़ादी में बोलने, लिखने और कला के विभिन्न रूपों में स्वयं को व्यक्त करना शामिल है। दूसरों से स्वतंत्र ढंग से विचार विमर्श और संवाद करके ही हमारे विचारों और व्यक्तित्व का विकास होता है। हमारी राय दूसरों से अलग हो सकती है और संभव है कि कई सौ लोग एक ही तरह से सोचते हों, तब भी हमें अलग राय रखने और व्यक्त करने की आज़ादी है। ठीक है ना, सभी लोग अलग अलग तरह से सोचते हैं ना, तो सभी को अपने बात को रखने की आज़ादी है। ठीक है ना, हम सरकार की किसी नीति से या किसी संगठन की गतिविधियों से असहमति रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सरकार की जितनी भी नीतियां हों उन सबसे हम सहमत ही हों, हम उससे असहमति भी रख सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए कि हम अपने विचारों को पर्चा छपवाकर या अखबारों पत्रिकाओं में लेख लिखवाकर भी व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, हम यह काम जो है वो चित्र बना करके, कविता या गीत लिख करके भी कर सकते हैं। ठीक है, पर हम इस स्वतंत्रता का उपयोग करके किसी व्यक्ति या समुदाय के खिलाफ हिंसा को नहीं भड़का सकते। ठीक है, हम इस स्वतंत्रता का उपयोग करके लोगों को सरकार के खिलाफ बगावत करने के लिए नहीं उतार सकते हैं और हम किसी के खिलाफ झूठी बातें प्रचारित करने में इस स्वतंत्रता का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी भी तरीके का अनैतिक कार्य करेंगे। इसकी स्वतंत्रता हमें संविधान नहीं देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि नागरिकों के किसी मुद्दे पर जमा होने, बैठक करने, प्रदर्शन करने और जुलूस निकालने का अधिकार है। ठीक है, वे यह सब किसी समस्या पर चर्चा करने के लिए, विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, ठीक है, किसी उद्देश्य के लिए, जमानत तैयार करने में या किसी चुनाव में किसी उम्मीदवार या पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे जो बैठक है वो शांतिपूर्ण ढंग से होनी चाहिए। इससे सार्वजनिक जो व्यवस्था है समाज में, ठीक है, उसमें अशांति नहीं फैलनी चाहिए। और इन बैठकों और गतिविधियों में जो भाग लेने वाले लोग हैं उनके पास कोई हथियार नहीं होने चाहिए। ठीक है, वो लोग बैठकें करें, अपनी बातें रखें, ठीक है, विचार विमर्श करें, जो करना चाहें करें, लेकिन किसी तरीके की अव्यवस्था नहीं फैलानी होनी चाहिए। उनके पास हथियार नहीं होने चाहिए। जो भी हो वो सभी शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखिए कि नागरिकों को संगठन बनाने की भी स्वतंत्रता है। जैसे कि किसी कारखाने में मजदूर अपने हितों के लिए मजदूर संघ बना सकते हैं, है ना, और किसी शहर के लोग भ्रष्टाचार या प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए संगठन बना सकते हैं, है कि नहीं। तो यानी कि आपको संगठन बनाने का भी स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक है, अब संगठन बनाने की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप जो है संगठन बना करके और लाठी डंडा और बंदूक लेकर के निकल पड़े किसी दंगा फसाद करने के लिए, तो इसकी स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, आगे देखिए कि किसी भी नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में जाने की स्वतंत्रता है। ठीक है, हम भारत के किसी भी हिस्से में रह सकते हैं और बस सकते हैं। जैसे भारत का नागरिक होने के कारण उसे ऐसा करने का अधिकार है। इसी अधिकार के चलते लाखों लोग जो हैं वो गांव से निकल करके शहरों में और देश के गरीब इलाकों से निकल करके समृद्ध इलाकों में आकर रहते हैं, काम करते हैं और वहाँ बस जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पेशा चुनने के मामले में भी ऐसी ही स्वतंत्रता प्राप्त है। यानी कि जो काम चुनने के मामले में भी हमें स्वतंत्रता प्राप्त है।
हमें कोई भी यह आदेश नहीं दे सकता है कि हम सिर्फ यही काम करेंगे और वो काम करेंगे, ठीक है। अब महिलाओं से भी यह नहीं कहा जा सकता है कि आप फला काम उनके लिए है, फला काम उनके लिए नहीं है, ठीक है। और जो पिछड़ी और कमज़ोर जातियां हैं, ठीक है, उन लोगों से यह नहीं कहा जा सकता है कि वह अपने परंपरागत पेशे से नहीं रहें, ठीक है, उसका पालन नहीं करें। यानी कि सभी को अपने अनुसार, अपने इच्छा अनुसार पेशे चुनने का अधिकार है, अपना काम चुनने का अधिकार है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, देखिए कि संविधान कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीने के अधिकार और निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, ठीक है। संविधान कहता है किसी भी व्यक्ति को उसके जीने के अधिकार और निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, ठीक है, कानून द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं को छोड़कर के, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जब तक अदालत किसी व्यक्ति को मौत की सज़ा नहीं सुनाती है, ये समझिएगा कि इसका मतलब क्या है कि जब तक अदालत जो है तो किसी व्यक्ति को मौत की सज़ा नहीं सुनाती है, उसे मारा नहीं जा सकता है। और इसका मतलब यह भी है कि कानूनी आधार होने पर सरकार या पुलिस, कोई भी अधिकारी किसी नागरिक को गिरफ्तार कर सकता है। अगर वह ऐसा करते हैं तब भी उन्हें कुछ नियमों का पालन जो है वो करना पड़ता है, ठीक है। पुलिस जो है, किसी को नहीं होता है कि शक के बिना पर भी आप किसी को गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन उनके लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं और उसका नियम जो है उसका पालन उन्हें करना होता है। आगे देखिए कि किसी भी लोकतंत्र में समता और स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, ठीक है। इनमें से एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती है। अब स्वतंत्रता का अर्थ है चिंतन, अभिव्यक्ति और कार्य करने की स्वतंत्रता, लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि हम जैसा चाहे वैसा करने लगे, ठीक है ना। स्वतंत्रता का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम जो चाहें जैसे चाहे वैसा करने लगे। अब देखिए कि यदि ऐसा करने की इजाज़त दे दी जाए तो बहुत सारे जो लोग हैं वो अपनी स्वतंत्रता का आनंद उठाने से वंचित हो जाएंगे। और स्वतंत्रता को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि बिना किसी अन्य की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाए और बिना कानून व्यवस्था को ठेस पहुंचाए, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अपनी अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि स्वतंत्रता के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। स्वतंत्रता के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में आता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें क्या है कि किसी भी नागरिक को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कि उस व्यक्ति को अपने पसंदीदा वकील के माध्यम से अपना बचाव करने का अधिकार है। अगर मान लीजिए किसी को गिरफ्तार कर लिया गया तो वो जो है अपने वकील के द्वारा, अपने वकील के माध्यम से अपने बचाव करने का उसे अधिकार है। इसके अलावा पुलिस के लिए यह भी आवश्यक है कि वह अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर जो निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो पेश करे, ठीक है, जिसे उसने गिरफ्तार किया है। तो पुलिस के लिए आवश्यक है कि वह जो अभियुक्त है, जो दोषी है, उसे 24 घंटे के अंदर जो है जो निकटतम मजिस्ट्रेट है उसके सामने वो पेश करेगा और मजिस्ट्रेट ही इस बात का निर्णय करेगा कि गिरफ्तारी उचित है या नहीं है, ठीक है। ये जितने भी नोट्स हैं ये सभी आपके जो सिविक्स है, क्लास 6, 7 और 8 की जो सिविक्स है उसी से ये बनाए गए हैं। तो आप एकदम एनसीईआरटी से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
इस अधिकार द्वारा किसी व्यक्ति के जीवन को मनमाने ढंग से समाप्त करने के विरुद्ध ही गारंटी नहीं मिलती, बल्कि इसका दायरा और भी व्यापक है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय, देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार इसमें शोषण से मुक्त और मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन जीने का अधिकार अंतर्निहित है। और न्यायालय ने माना है कि जीवन के अधिकार का अर्थ है कि व्यक्ति को आश्रय और आजीविका का अधिकार हो, क्योंकि इसके बिना कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है। आगे देखिए कि सामान्यतः किसी व्यक्ति को अपराध करने पर गिरफ्तार किया जाता है, पर इसके अपवाद भी हैं। अब देखिए कि कभी कभी किसी व्यक्ति को इस आशंका पर गिरफ्तार कर लिया जाता है कि वह गैर कानूनी कार्य करने वाला है, और फिर उसे वर्णित प्रक्रिया का पालन किए बिना ही कुछ समय के लिए जेल भेज दिया जाता है ना। इसे ही निवारक नजरबंदी कहते हैं। ठीक है। यानी कि जो गैर कानूनी कभी आशंका हो जाए पुलिस को कि ये फला व्यक्ति जो है वो कोई गैर कानूनी कार्य करने जा रहा है, तो वो उसे गिरफ्तार कर सकता है और कुछ समय के लिए उसे जेल में बंद भी कर सकता है। अब इसका अर्थ समझिए कि इसका अर्थ यह हुआ, यदि सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति जो है वो देश के कानून व्यवस्था या शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है, तो वह उसे बंदी बना सकता है। लेकिन निवारक नजरबंदी जो है वो अधिकतम 3 महीने के लिए ही हो सकती है। ठीक है। 3 महीने के बाद जो ऐसे मामले हैं वो समीक्षा के लिए सलाहकार बोर्ड के समक्ष लाए जाते हैं। ठीक है। नजरबंद भी जो है वो आप अधिकतम 3 महीने के लिए ही कर सकते हैं। ठीक है। आगे देखिए कि प्रत्यक्ष रूप से निवारक नजरबंदी सरकार के हाथ में असामाजिक तत्वों और राष्ट्र विद्रोही तत्वों से निपटने का एक हथियार है, लेकिन सरकार ने प्रायः इसका दुरुपयोग किया है। अनेक लोग यह मानते हैं कि कानून में ऐसे कुछ सुरक्षात्मक उपाय किए जाने चाहिए जिससे सामान्य नागरिकों के विरुद्ध अन्य किसी कारण से इसका दुरुपयोग जो है रोका जा सके। ठीक है। आगे देखिए कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कुछ और भी अधिकार हैं, पर इनमें से कोई भी अधिकार निरंकुश नहीं है। इनमें से प्रत्येक के प्रयोग पर सरकार कुछ प्रतिबंध लगा सकती है, जैसे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कानून व्यवस्था, शांति और नैतिकता के आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ठीक है। सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता का प्रयोग करने पर यह शर्त है कि वह शांतिपूर्ण हो और बिना हथियारों के हो। ठीक है। सरकार किसी क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक लोगों की सभा पर प्रतिबंध लगा सकती है। सरकार जो है वो किसी भी क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक लोगों की सभा पर प्रतिबंध लगा सकती है। ये जो है सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा। आगे देखिए कि प्रशासन जो है वो इस शक्ति का आसानी से दुरुपयोग कर सकता है। वह सरकार के किसी कार्य या नीति के विरुद्ध जनता को न्यायोचित विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति देने से मना कर सकता है, लेकिन जनता अपने अधिकारों के प्रति सजग और सतर्क हो और प्रशासन के ऐसे कार्यों का विरोध करे तो इसका दुरुपयोग की संभावना कम हो जाती है। ठीक है। संविधान सभा में भी कुछ सदस्यों ने अधिकारों को प्रतिबंधित करने पर अपना असंतोष जताया था। आगे देखिए कि हमारा संविधान जो है वो इसका भी प्रावधान करता है कि जिन लोगों पर विभिन्न अपराधों के आरोप हैं उन्हें भी पर्याप्त सुरक्षा मिले। ठीक है। तो प्रायः ऐसा विश्वास कर लेते हैं कि जिस पर भी किसी अपराध का आरोप लगा है वह दोषी है, लेकिन जब तक न्यायालय किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराता है तब तक आप उसे दोषी नहीं मान सकते, उसे दोषी नहीं माना जा सकता। ठीक है। और यह भी जरूरी है कि किसी अपराध के आरोपी को स्वयं को बचाने की समुचित अवसर मिले। ठीक है ना।
न्यायालय में निष्पक्ष मुकदमे के लिए संविधान 3 अधिकारों की व्यवस्था करता है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से इसमें 3 अधिकार हैं। तो किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए जो है एक बार से ज़्यादा सज़ा नहीं मिलेगी। ठीक है, और नेक्स्ट है देखिए कि कोई भी कानून किसी भी ऐसे कार्य को जो उक्त कानून के लागू होने से पहले किया गया अपराध घोषित नहीं किया जा सकता। और लास्ट है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए नहीं कहा जाएगा। ठीक है, ये है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। अब नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो देखिए कि संविधान ने खास तौर से 3 बुराइयों का जिक्र किया है और इन्हें गैर कानूनी घोषित किया है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सा है। तो पहला कि संविधान मनुष्य जाति के अवैध व्यापार का निषेध करता है। दूसरा, हमारा संविधान किसी किस्म के बेगार यानी कि जबरन काम लेने का निषेध करता है। बेगार प्रथा में मजदूर को अपने मालिकों के लिए मुफ्त या बहुत थोड़े से अनाज वगैरह के लिए जबरन काम करना पड़ता है। जब यही काम मजदूर को जीवन भर करना पड़ जाता है तो उसे बंधुआ मजदूरी कहते हैं। ये हम लोग पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। और तीसरा है संविधान जो है वो बाल मजदूरी का भी निषेध करता है। ठीक है, देखिए अपने देश में करोड़ों लोग गरीब, दलित, शोषित और वंचित हैं। ठीक है, या लोगों के द्वारा उनका शोषण हो सकता है। ऐसे शोषण को हम अपने देश में बेगार या बंधुआ मजदूरी के रूप में जानते हैं। इसी प्रकार के एक शोषण में लोगों को दास के रूप में खरीदा और बेचा जाता था। ठीक है, इन दोनों प्रकार के शोषणों पर संविधान जो है वो प्रतिबंध लगाता है। पुराने समय में क्या होता था, पुराने समय में जमींदार, सूदखोर और जो अन्य जो लोग धनी लोग होते थे वो बंधुआ मजदूरी करवाते थे, है ना। बहुत कम अनाज पर लोग को काम करवाते थे और कुछ पैसे भी देते थे, बहुत थोड़ा बहुत अनाज देते थे और जो चाहे वो काम करवाते थे। तो बंधुआ मजदूरी ये लोग करवाते थे। देश में अभी भी खास तौर से भट्टे के काम में बंधुआ मजदूरी करवाई जाती है, लेकिन अब इसे अपराध घोषित कर दिया गया है और यह एक कानून द्वारा दंडनीय अपराध है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि संविधान के अनुसार संविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाने, ठीक है, खादान होता है ना, खादान या अन्य किसी खतरनाक काम में नौकरी नहीं दी जा सकती है। ठीक है, इस प्रकार बाल श्रम को अवैध बनाकर और शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बनाकर शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार को और अर्थपूर्ण बनाया गया है। ठीक है ना। तो ये हमारे संविधान में है ना कि 14 साल तक के बच्चों को जो है शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए, है ना, वो उनका मौलिक अधिकार है। और आप किसी भी जो इस तरीके के जो खतरनाक जो जगह होते हैं, ऐसे खतरनाक काम होते हैं, उस काम में आप जो है 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको आप नहीं लगा सकते हैं। ये गैर कानूनी है, ये दंडनीय अपराध है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगले वीडियो में हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसे पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग मेरे इस वीडियो को देखिए। वीडियो देखने के बाद आप लोगों को पसंद आ जाए तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा फ्रेंड्स। और आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। और यदि इसमें कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट भी ज़रूर करिए। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।